हिंदी और अनुवाद, इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है हिंदी कोश निर्माण, विदेशी विद्वानों की भूमिका और अनुवाद। हम जानते हैं कि अनुवाद एक तकनीकी विषय है, एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक अनुशासन है। आज की दुनिया में अनुवाद चहुमुखी और बहुमुखी विकास का सूत्र है, मार्ग प्रशस्त करने वाला एक आलोक स्तंभ भी है। अनुवाद की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रविधि है, उसका अपना एक व्याकरण है। अनुवाद करने वाले व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं और अर्हताएं हैं, जिससे अनूदित रचना मूल का सा बोध या आस्वाद प्रदान करने लगती है। अनुवाद ने एक लंबी यात्रा तय की है। इस लंबी यात्रा का सुपरिणाम यह है कि वह विधा, वह अनुशासन जिसे बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जिसे दोयम दर्जे का कार्य कहा जाता था, समझा जाता था, अनुवादक को हेय दृष्टि से देखा जाता था, अनुवाद को पाप और अनुवादक को प्रवंचक माना जाता था, वो समय बहुत पहले समाप्त हो गया और अनुवाद ने अपनी विकास यात्रा में एक मान सम्मान अर्जित किया, अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। अनुवादक को अनुवाद करते समय 100% कोशजीवी नहीं होना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन कोश अनुवादक के लिए उसके अस्त्र शस्त्र हैं, उसके साधन हैं, उसके उपकरण हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी कारीगर को, तकनीकी विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ को अपने उपकरण चाहिए होते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं, कार्य करने के लिए बहुत से साधन, जिनको टूल्स कहते हैं, वो चाहिए होते हैं। ठीक वैसे ही अनुवादक को भी अनुवाद करते हुए बहुत सी शब्दावली, अनुशासन सापेक्ष शब्दावली जो कि अवधारणात्मक होती है, पारिभाषिक होती है और अलग अलग विषयों से संबद्ध होती है, निर्विकल्प भी होती है। बहुत से कोश अनुवाद करने के लिए अनुवादक को चाहिए होते हैं। अगर विधि की क्षेत्र और सामग्री का अनुवाद करना है तो विधि की शब्दावली चाहिए। यदि मानविकी के शब्दों का अनुवाद करना है तो फिर मानविकी की शब्दावली चाहिए। लेकिन कोश भी अनुवादक के लिए वरदान सिद्ध होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं और अनेक प्रकार के कोश निर्मित होने की, निर्माण करने की एक लंबी परंपरा को अगर देखें तो लगातार कोश निर्माण की प्रक्रिया अद्यतन, अधुनातन, संदर्भ सापेक्ष, समय सापेक्ष, अनुशासन सापेक्ष होती जा रही है। प्रारंभ में कोश उस तरह से उतने वैज्ञानिक नहीं थे, उतने अद्यतन, अधुनातन नहीं थे, किंतु समय ने, अपेक्षा ने या आवश्यकता ने हमारी कोश निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, उसका मार्ग प्रशस्त किया और कोशकारों ने इस दिशा में, इस क्षेत्र में सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया। यूं हिंदी में कोश निर्माण की परंपरा लगभग 200-250 वर्ष पुरानी तो है,
मध्यकाल के जो उत्तर भाग को देखें तो वहाँ कोश निर्माण प्रारंभ हो गया था। संस्कृत में बहुत से कोश हमें परंपरा से उपलब्ध हैं, मिलते हैं। वो एक अलग क्षेत्र, एक अलग दिशा है। लेकिन कितने प्रकार के कोश हैं? शब्दकोश हैं। शब्दकोशों में भी एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, त्रिभाषी कोश, बहुभाषा भाषी कोश, और यहाँ तक के अब तो 22 भाषाओं के कोश भी प्रकाश में आ गए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, उसने 22 भाषाओं का कोश भी निर्मित किया है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। इसी तरह एक ही भाषा के कोश, द्विभाषा के, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी हिंदी, संस्कृत संस्कृत या संस्कृत हिंदी, और 3 भाषा तो संस्कृत हिंदी अंग्रेजी, संस्कृत अंग्रेजी हिंदी। इस तरह के कोश अगर हम देखने लगें तो बहुत बड़ी संख्या में आज हमें कोश उपलब्ध हैं। कोशकारों का अवदान स्तुत्य है, वंद्य है, वंदनीय है। लगातार कोशों का निर्माण हो रहा है, कोश निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। उसमें भी बहुत से उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, विशेष रूप से कंप्यूटर। कोश निर्माण में कंप्यूटर ने बड़ा उल्लेखनीय अवदान किया है, क्योंकि कंप्यूटर अब कोश क्रम बनाने में भी भूमिका निभाता है, चयन करने में शब्दों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी में मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, सूक्ति कोश, व्यक्ति कोश, कवि कोश, उपन्यासकार कोश, ऐसे बहुत सारे वैयाकरणिक कोटियों के बहुत से कोश हैं। संज्ञा कोश, सर्वनाम कोश, विशेषण कोश, ये सब भी कोश हैं। और यहाँ तक के रचना कोश भी है, जैसे कामायनी शब्दकोश, रामचरितमानस शब्दकोश, इस तरह के कोश भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बहुत से साहित्यकारों ने, भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, कोशकारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय अवदान किया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में कोश निर्माण भी प्रचुर मात्रा में हुए हैं। जैसे फ्रेंच हिंदी कोश है, रूसी हिंदी कोश है, जर्मन हिंदी कोश है, या हिंदी जर्मन कोश, हिंदी फ्रेंच कोश। इटली भाषा को लेकर हम देखें, तमाम तरह के ऐसे कोशों की एक परंपरा है। और इसी पद्धति पर हम देखें तो तमिल हिंदी, हिंदी तमिल, तेलुगु हिंदी, हिंदी तेलुगु, मराठी हिंदी, हिंदी मराठी, गुजराती हिंदी, हिंदी गुजराती, इस तरह के कोश भी हैं। और परस्पर क्षेत्रीय भाषाओं के कोश भी हैं, जैसे गुजराती मराठी कोश, मराठी गुजराती कोश। ये एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा कोश निर्माण की अब चल निकली है। इन कोशों के निर्माण से सीधे और प्रकारांतर से कई प्रकार के प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन कोशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे यहाँ निघंटु कोश की चर्चा प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत होती है। संस्कृत में बहुत सारे वाचस्पत्यम की बात हम करते हैं। तो संस्कृत की कोश परंपरा और फिर हिंदी में उत्तर मध्यकाल में आकर कुछ कोशों का निर्माण हुआ। वो उतने वैज्ञानिक, उतने अद्यतन कोश भले ही ना रहे हों, लेकिन उन्होंने कोश निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
कोश निर्माण करने वाले कोशकारों के लिए एक राह उद्घाटित कर दी। और फिर धीरे धीरे कोश निर्माण जब होने लगा तो उसमें बड़ी बड़ी हिंदी सेवी संस्थाएं, गैर हिंदी सेवी संस्थाएं, प्रकाशन संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय और इसी तरह शिक्षक समुदाय के लोग, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण अवदान किया। हिंदी कोश निर्माण का एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास जो है उसमें बहुत से विदेशियों ने अवदान किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन्होंने किस किस प्रकार के कोश निर्माण किए, इस पर हम दृष्टि डालेंगे। कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की अपनी एक शक्ति तो है और अपना एक सामर्थ्य भी है। वह कई धर्म संस्कृतियों की संपदा, विविध देश विदेश के विद्वानों की सेवा भावना, श्रद्धा भावना, इससे सुशोभित भी है, इससे समृद्ध भी है। संस्कृत से हिंदी बहुत उपकृत है, बहुत कुछ ग्रहण किया है। तत्सम शब्दों की एक समृद्ध संपदा हिंदी को प्राप्त हुई है। उर्दू, अरबी, फारसी, इन शब्दों से भी हिंदी समृद्ध हुई है। लेकिन हिंदी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी अपनी शब्द संपदा से, वाक्य विन्यास से, व्याकरणिक कोटियों से प्रस्तुत किया है। इसलिए हिंदी एक समर्थ भाषा है, सशक्त भाषा है, जिसे समृद्ध और संपन्न करने में भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय धर्म व्यवस्था का, इन सब की शब्द संपदा जो न जाने कितने अनुशासनों से जुड़ी रही है, उसका लाभ हिंदी को, हिंदी शब्दकोश को मिला है। और विदेशी विद्वानों ने और देश के विद्वानों ने अपनी साधना से, शब्दों की साधना, व्याकरणिक कोटियों की साधना, सेवा से इसे निरंतर सुशोभित समृद्ध किया है। प्रादेशिक भाषा से चलकर राजभाषा और फिर राष्ट्रभाषा से चलकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसकी ओर हिंदी उन्मुख हुई है, उन्मुख हो रही है। यही हिंदी आज भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर भी संसार की तीसरी बड़ी भाषा बन गई है। इस बात का प्रमाण है कि हिंदी ने एक लंबी विकास यात्रा सुनिश्चित की है, तय की है। प्रादेशिक भाषा के शब्दों को आत्मसात किया है, संस्कृत से वह उपकृत हुई है, संवैधानिक दृष्टि से संघ की राजभाषा के रूप में सुशोभित हुई है। ज्ञान विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शब्दावली निर्माण के माध्यम से हिंदी ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी पूरे विश्व में अलग अलग अनुशासनों के माध्यम से आज यदि समादृत हो रही है, सम्मानित हो रही है, प्रयोग में आ रही है, निरंतर उसकी लोक स्वीकृति बढ़ रही है देश विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर हिंदी उन्मुख हो रही है, तो इसमें हिंदी शब्द संपदा के संग्रह का, कोश निर्माण का, कोशकारों का अवदान स्तुत्य है, वंदनीय है। आज भारत की भूगोल और भूगोल की सीमाओं से बाहर हिंदी निकल रही है। न जाने कितने देश दुनिया के आज हैं जहां हिंदी का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से विकास, ये सब भारत से बाहर के अनेक देशों में, यानी लगभग 140-150 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जहां विद्यालयी स्तर पर, विश्वविद्यालयी स्तर पर, शैक्षिक संस्थानों में, सांस्कृतिक संस्थानों में, राजदूतावासों में
उन सब में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन हो रहा है, गायन हो रहा है, नृत्य हो रहे हैं, संगीत वाद्य यंत्रों का रचनात्मक उपयोग हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि क्षेत्रों में हिंदी ने अपनी उपस्थिति विधिवत दर्ज की है, उपस्थिति रेखांकित की है। और हिंदी के पठन पाठन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, मनोरंजन के कार्यक्रमों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से हिंदी ने अपनी जगह वैश्विक स्तर पर बनाई है। हजारों विद्यार्थी, शोधार्थी हिंदी में शोध आदि की दृष्टि से पूरे विश्व में समर्पित हैं, कार्यरत हैं। संपर्क की दृष्टि से, मेलजोल की दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से, प्रयोग प्रचार प्रसार की दृष्टि से हिंदी ने अपनी पहचान बनाई है। कुछ स्वेच्छा से, कुछ स्वांतः सुखाए हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी में लेखन करने वाले, प्रवासी रचनाकार, प्रवासी साहित्यकार, हिंदी समझने और पढ़ने, बोलने और लिखने वाले बहुत से देशों में अगर हम देखें तो हिंदी ने निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की है, सगर्व दर्ज की है। आज अगर हम बाहर के विश्व के अनेक देशों में कुछ देशों का नाम लें तो रूस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इटली, रोमानिया, चीन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, बल्गेरिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, रोम और मेक्सिको आदि बहुत से देश, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, मॉरिशस है, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, शोध आदि का कार्य चल रहा है। मास मीडिया में, पत्रकारिता में, मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग पर निर्भरता बढ़ रही है। और भारतवंशी बहुत से लोग जो दूसरे देशों में जाकर अपनी सेवाएं देते रहे, जिन्होंने वहाँ स्थायी रूप से अपना आवास बना लिया, वो प्रवासी भारतीय हो गए। ऐसे बहुत से देश जहाँ भारतीय मूल के लोग रहने लगे और अब शासन प्रशासन भी वही कर रहे हैं। उनमें विशेष रूप से मॉरिशस, जिसको लघु भारत कहा जाता है, वहाँ तो बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे वो महात्मा गांधी संस्थान हो, चाहे टैगोर संस्थान हो, चाहे विश्व हिंदी सचिवालय हो। इन सब में भारतीय कलाओं का, भारतीय ज्ञान परंपराओं का शिक्षण प्रशिक्षण होता है। यहाँ तक कि हिंदी में स्नातक स्तरीय, स्नातकोत्तर स्तरीय, शोध स्तरीय उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। हिंदी में रोजगार के अवसर उद्घाटित किए जाते हैं। वहाँ की राजनीति में भी हिंदी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो मॉरिशस हो, फिजी हो, गुयाना हो, कीनिया हो, त्रिनिदाद हो, सूरीनाम हो, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में, दक्षिणी अफ्रीका के बहुत से देश हिंदी पैतृक संपत्ति के रूप में और मातृभाषा के रूप में स्थापित हुई है और हिंदी ने अत्यंत विस्तार प्रचार प्राप्त किया है। हिंदी ने एक समादृत भाव अर्जित किया है। इन देशों में या इस प्रकार के अन्य अनेक देशों में हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। विद्यालयी, महाविद्यालयी स्तर पर, विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी के पठन पाठन और शोध आदि के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें वहाँ के जो निवासी हैं उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक समुदाय की दृष्टि से देखें, पत्रकारिता की दृष्टि से देखें, कलात्मक अभिरुचियों की दृष्टि से देखें, मनोरंजन की, तमाम तरह की अगर अनुशासनात्मक दृष्टि पर हम विचार करें तो एक बड़ा सम्मान हिंदी ने अर्जित किया है। कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, तमाम तरह के अनुवाद आदि
पर आधारित कार्यक्रम, क्योंकि अनुवाद निश्चित रूप से संस्कृतियों को जोड़ता है, ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को आदान प्रदान की दृष्टि से जोड़ता है। हिंदी व्याकरण, कोश लेखन, ऐसी परियोजनाएं, कार्यशालाएं, शिक्षण प्रशिक्षण के आयोजन, ये बरसों से तमाम देशों में, दुनिया में चल रहे हैं। साहित्य और भाषा के इतिहास वहाँ लिखे जा रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी के कोशों के निर्माण की बात करें, मैग्रेगर के कोश की निर्माण की बात करें, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर भी हिंदी के लिए ये गतिविधियाँ किसी न किसी रूप में कार्यान्वित होती ही रही हैं। हिंदी प्रकाशन की बात करें, रेडियो या आकाशवाणी की दृष्टि से, दूरदर्शन की दृष्टि से बहुत से कार्यक्रम, चाहे वो साक्षात्कार हों, चर्चा परिचर्चाएं हों, सर्वेक्षण हों, इन सब में हिंदी धीरे धीरे लोकप्रियता अर्जित कर रही है। उसकी प्रयोक्ता समुदाय और उसकी स्वीकृति बढ़ रही है। इस तरह हिंदी की इस विदेशी सेवा को उनके विदेशी विशेषज्ञों, भाषाविदों, कोशकारों के सहयोग को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदी का हित करने वाले, हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को बढ़ाने वाले देश विदेश में बहुत सारे विद्वान हैं, जिनका उपकार हम कोश निर्माण की दिशा में, क्षेत्र में भी देखते हैं। क्योंकि हिंदी को प्रयोजन मूलक बनाने में, हिंदी को उद्देश्य मूलक बनाने में, आजीविका साधक बनाने में इन कोशों की और अवधारणात्मक शब्दावली की भूमिका स्तुत्य है, वंदनीय है। हिंदी इतर भाषा भाषी और विदेशी विद्वानों ने, बहुत सारे हिंदी इतर भारतीय राज्यों में जो लोग बैठे हैं, जिनकी मूल मातृभाषा हिंदी भले ही ना हो, लेकिन हिंदी उनके देश की भाषा है ऐसा समझकर उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में, कोश निर्माण के क्षेत्र में, अनुवाद आदि के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसे विदेशी विद्वानों द्वारा भी इस तरह के कार्य हुए हैं जो स्तुत्य और वंदनीय हैं। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो भाषाई गणना भी बहुत बड़ी की और इतिहास लेखन भी किया। तो इन सब हिंदी सेवी उनके अवदान को हम प्रणम्य मानते हैं। उन्होंने हिंदी का उपकार किया है, उसको अनदेखा या नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाली भाषा के रूप में यदि हिंदी आज हमारे सामने उपलब्ध है, उपस्थित है, तो उसमें देश विदेश के भारतीय अनेक भाषाओं के प्रयोक्ताओं का, पत्रकारों का, शिक्षकों का, समीक्षकों का, आलोचकों का, लेखकों का, प्रवासी रचनाकारों का अवदान वंदनीय है। और शब्द संपदा और शब्दकोश का संग्रह जब हम करते हैं, कोश निर्माण जब हम करते हैं, तो इन तमाम तरह की रचनाओं से, साधनों से हम शब्दों का संग्रह करते हैं, फिर उनके लिए अर्थों की तलाश करते हैं और फिर इस तरह कोश निर्माण का यह सिलसिला आगे बढ़ता है। आज कोश निर्माण के क्षेत्र में हिंदी बहुत आगे निकल गई है। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास बहुत सीमित कोश थे, लेकिन इन 8 दशकों में अब कोश निर्माण ने, चाहे वो मानवीय स्तर पर हुए हों या कंप्यूटर की मदद से हुए हों, मशीन की मदद से हुए हों, लेकिन एक समृद्ध परंपरा कोशों की, कोश निर्माण की हमने खड़ी कर ली है, जिसमें विदेशी विद्वानों का योगदान भी स्तुत्य और वंद्य है, प्रणम्य है। इस विषय को यहाँ
विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।